नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश की जनता के प्रश्न हैं हजार, जो हुक्मरानों से मांगते हैं हिसाब। इसीलिए सटीक नजरिए से हमारे खास मेहमानों से पूछते हैं हम सवाल। असरदार मजहबों और जातियों के नाम पर की जाती है सियासत, इसीलिए हमारे खास मेहमानों से मुद्दे के हर पहलू की बात करते हैं हम दमदार। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में सपाक्स पार्टी के जरिए धमाकेदार एंट्री करने वाले डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी। मध्य प्रदेश में सियासत के डगर पर चलने वाले नौकरशाहों की कमी नहीं, और फिर सत्ता के गलियारों में आईएएस और आईपीएस अफसरों का राजनीति प्रेम भी किसी से छिपा नहीं। साल 2018 में गांधी जयंती पर एक नई पार्टी के गठन की घोषणा हुई और इस पार्टी का नाम रखा गया सपाक्स समाज पार्टी। इस पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया हीरालाल त्रिवेदी को, जो कभी आईएएस आईपीएस थे, लेकिन आज ये राजनीति में अपना हुनर आजमा रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आज हम इनसे करेंगे बात भारत में रिजर्वेशन यानी या फिर वंचित तबकों के बारे में, क्या कुछ इनकी राय है। हीरालाल त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। हीरालाल जी, आज सपाक्स संगठन से राजनीतिक दल बन चुका है। एससी एसटी एक्ट के 64 पर जहां मध्य प्रदेश की सियासत में कई खिलाड़ी मैदान में कूदे, तो वहीं सपाक्स ने अपना पूरा दमखम दिखाया। आज के वक्त की अगर मैं बात करूं तो सपाक्स पार्टी की तस्वीर क्या है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा। तो ये सपाक्स पार्टी तो आज भी सकती है और हमारा विस्तार अब 10 राज्यों तो 11 राज्य में हमारा हम मध्य प्रदेश में नहीं, बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही पूरी ताकत के साथ हमारी पार्टी, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, करने नहीं आए हैं। हम को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आने वाला समय जो आज भुगत रहे हैं लोग, वो आगे ना हो। हीरालाल जी, आपने तमाम ये बातें कही। आपका मानना है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के संगठन हैं। आपके संगठन की अगर बात की जाए तो आज कितने मेंबर हैं सपाक्स में, कितने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर और कर्मचारी हैं? देखिए, हमारे इसमें कर्मचारी संगठन अलग संगठन का राजनीतिक दल से कोई संबंध। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनकी विचारधारा का संघर्ष पर ही होता है। यदि आप संसद में, विधानसभा में कोई कानून परिवर्तन करने की बात है, परिवर्तन की बात है, तो राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। और इसलिए हमने राजनीतिक दल बनाया है कि हमारे मुद्दे के मंदिर तक पहुंचे और उसके लिए हम संघर्ष करें। हीरालाल जी, हमारी संख्या लगभग 40,000 संख्या अभी पूरे देश में पहुंच गई है, तो सपाक्स पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स। चलिए, ये तो आपकी पार्टी के बारे में बात हो गई। अब बात राजनीति की कर लेते हैं। कहा जा रहा था कि सपाक्स बीजेपी और कांग्रेस का खेल जो है वो बिगाड़ेगी, लेकिन सपाक्स की राजनीति को जनता ने एक तरह से नकार दिया और मध्य प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा जो है वो बेअसर साबित हुआ। जनता ने इस मुद्दे पर राजनीति जो हो रही थी उसको नकार दिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो इस मुद्दे को आधार बनाकर चुनाव मैदान में उतरी सपाक्स पार्टी किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं दिखा सकी? देखिए, हमारा पार्टी का 2 अक्टूबर को हमने घोषणा करी, 5 नवंबर को हमारा पंजीयन हुआ, जबकि 2 नवंबर से नॉमिनेशन शुरू थे। फिर भी हमने आखिरी 4-5 दिनों में 110 उम्मीदवार उतारे। हमारे उम्मीदवार सब नए थे, दो वाले थे, कुछ उम्मीदवार को बात छोड़ दें तो उनको राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हम विचारधारा के बल पे इस प्रदेश में हमने इतनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे कारण यहाँ से बीजेपी सत्ता से बाहर, यदि हम मैदान में नहीं होते तो बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं। तो एक परिवर्तन जो हुआ है, माननीय शिवराज जी ने जो चैलेंज दिया था कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता,
उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया था और माई के लाल मैदान में गए थे और हमने वो असर दिखा दिया उस समय। तो ये कहना कि सपा और आज भी हमारा असर प्रदेश में जो लोग हैं हमारे मुद्दों से सहमत हैं। ये बात जरूर है कि हम राजनीतिक विकल्प इसलिए नहीं बन पाए कि लोग अभी ये देखते हैं कि हम कितने सशक्त हुए, कहाँ का हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा। तो जब तक हम पंचायतों के, नगर निगम के चुनाव अभी आएंगे वो लड़ेंगे, हम उपचुनाव लड़ेंगे, तो जब हम धीरे धीरे अपना कैडर बेस हमारा तैयार होगा, निश्चित है कि हमें सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होगी। एएनबी न्यूज की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं। आप लगातार आरक्षण के मुद्दों को उठाते आए हैं। पिछड़े की परिभाषा की अगर बात करें, आरक्षण की अगर हम बात करें, तो आपके हिसाब से क्या सही है? जाति के हिसाब से आरक्षण या फिर आर्थिक के हिसाब से आरक्षण? देखिए, आरक्षण के कई कैटेगरी हो सकती है, लेकिन जाति के आधार पे आरक्षण तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए गलत है कि आपने कोई जाति तय कर दी कि इन जातियों को आरक्षण मिलेगा, तो उन जाति के लोग राष्ट्रपति भी बन गए, यदि उन जाति के लोग आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, और फायदा कौन उठा रहा है? वो या उनके परिवार। क्योंकि जो लोग सक्षम हो जाते हैं, उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है, नौकरियों में फिर वो ही जाते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन गया परिवार का, तो उनके बेटे ही नेता बनेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि ये आरक्षण अब इसका चेहरा बिगड़ गया है। इसलिए हमारा कहना है कि जो पिछड़े क्षेत्रों के हों, क्षेत्र भी पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, लेकिन गरीब हों, जहां तक अभी भी आखिरी आदमी तक सरकार और उसकी योजनाएं नहीं पहुंच पाई, यदि आरक्षण देना है ऐसे लोगों को दीजिए। जो एक बार ले चुके हैं, जो सब लाभ ले रहे हैं, उनको उस कैटेगरी से बाहर करिए, तो निश्चित है कि लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा, और जिस आदमी तक अभी लाभ नहीं पहुंच रहा है वो आदमी उसका लाभ उठाएगा। लेकिन हमारे साथ हीरालाल अभी जी, भी आपको ये भी नहीं लगता कि आरक्षित पिछले वर्ग के पायदानों लोग तक हैं। आरक्षण का लाभ पहुंचाना एक सपना सा रह गया है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ये था कि जो लोग गरीब हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जिनको मुख्य धारा में लाना है, तो मुख्य धारा में जो लोग एक बार आ गए, अब क्या हो रहा है कि लाभ वो उठा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य धारा से पीछे छूट गए, बहुत पीछे छूट गए, उन तक अभी भी लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमारे साथ आज भी आरक्षित वर्ग के बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और आपको यह आश्चर्य होगा कि हमें सफलताएं भी आरक्षित वर्ग के क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है, और इसका कारण यही कि वो लोग भी अब ये सोचने लगे हैं कि हम सही मुद्दे उठा रहे हैं। त्रिवेदी साहब, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2018 में जिस तरह से सीधे सीधे शिवराज सिंह को निशाने पर लिया था आपकी पार्टी ने, आपने, उसकी एक बड़ी वजह क्या थी, ये आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, शिवराज जी ने क्या किया था कि अजाक्स के एक सम्मेलन में जाके उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मैं आप लोगों के साथ हूं और कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। अच्छा। एक उन्होंने चैलेंज दिया था इस देश के, इस प्रदेश के माई के लालों को कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हम करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया जाए, ठीक है, तो इनको सुप्रीम कोर्ट में यदि दो पक्षकार जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार को पार्टी बनने की क्या जरूरत थी? न केवल शिवराज जी ने पार्टी बनने के लिए शासन को आवेदन दिया, पार्टी बनी, शासन की ओर से वो करीब करीब 4 करोड़ रुपया एडवोकेट्स पे खर्च भी कर चुके। अब ये पैसा तो किनका है? हमारा पैसा है, तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। तो इसलिए जो है शिवराज जी को चैलेंज दिया था, और आज भी यदि उनकी मानसिकता नहीं बदली तो हम आने वाले चुनाव में फिर उनको दिखाएंगे कि हम जो है माई के लाल अभी मैदान में है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। त्रिवेदी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एट्रोसिटी एक्ट का जो मुद्दा है वो गर्मा गया था, लेकिन कुछ लोगों का इस पर यह भी कहना था कि सपाक्स समाज पार्टी को सभ्य नागरिकों के हित की नहीं पड़ी थी, बल्कि इनको अपनी राजनीतिक इच्छाएं जो हैं वो पूरी करनी थी, इसीलिए विरोध के स्वर उठाए गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब हमारे राजनीतिक पार्टी बनी ही नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोगों ने विरोध किया प्रदेश में, अब देखिए 2018 में अप्रैल में जो इन लोगों ने दंगे किए, अप्रैल में जो इन्होंने तोड़फोड़ करी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में, उसके बाद सक्रिय हुए थे लोग, और केवल सपाक्स ही नहीं, बाकी सभी संगठन सक्रिय हुए थे, सभी लोग सक्रिय हुए थे, और उन्होंने सितंबर में कितना बड़ा आंदोलन किया था आपको बताएं। अगस्त में
जो इन्होंने संसद में अमेंडमेंट किया दोबारा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, उसके अगेंस्ट मैं सेकंड पिटिशनर हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ। आज भी वो पिटिशन चल रही है और उस पिटिशन में हमने ये दावा किया था कि ये आपका जो संसद में जल्दबाजी में पारित किया गया नियम है, ये गलत है और आज भी वो पिटिशन चल रही है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद 2 अक्टूबर को इसलिए बनी कि हम केवल सामाजिक रूप से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जब तक पॉलिटिकल रूप से हम इनके वोट को इफेक्ट नहीं करें, कांग्रेस के, भाजपा के या ऐसे सभी पार्टियां, आपने देखा संसद में एक भी पार्टी उसके खिलाफ एक सांसद नहीं बोला। मुझे यह आश्चर्य होता है कि क्या कोई भी सांसद ऐसा नहीं था जो कि हम ये बात नहीं कर रहे कि आप सामान्य पिछड़ों की बात करो, वहां पे आप उस वर्ग के SC/ST वर्ग के लोगों की बात करते कि भैया जिनको नहीं मिला है उनको प्राथमिकता में लाओ, जिनको मिल गया है उनको बाहर करो, तो कम से कम यही प्रावधान कर देते, लेकिन नहीं किया। तो ये सब चीजें ऐसी है कि हमें उद्वेलित करती है और हम इन मुद्दों को लेकर इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। आरक्षण के मुद्दों को आप लगातार उठाते आए हैं। आपसे यहां पर कुछ आपके जो विचार हैं वो भी यहां पर जानना चाहूंगा। आप क्या मानते हैं जो मॉडर्न इंडियंस हैं, क्या उन्होंने कास्ट सिस्टम जो है उसे नकार दिया है? क्या मॉडर्न इंडियंस ने यह मान लिया है कि जाति बीमारी है और आरक्षण इलाज है? देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में उस समय ये बात जरूर था कि देश में जातिवाद बहुत ज्यादा पैर पसारे हुआ था। जो लोग कमजोर थे, जो लोग पिछड़े क्षेत्रों के थे, उन लोगों जो कम पढ़े लिखे थे, उन लोगों के साथ जो सक्षम लोग थे वो उस समय उन लोगों को पनपने नहीं दे रहे थे, जो भी कारण है। लेकिन इसके पश्चात जब आजाद हुए तो सब में समरसता आई, धीरे धीरे सब आगे बढ़ने लगे, सब एक होने लगे। आप ये मान के चलिए कि आप घर से बाहर निकलने के बाद में कोई आपसे जाति नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति के हो। ठीक है। सरकारी रिकॉर्ड में आज जाति चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने, बीजेपी के पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जनगणना तक जाति के आधार पर करा दी। अब क्या है, आंकड़े भी जाति के आधार पे हो गए, योजनाएं जाति के आधार पे हो गई, चुनाव जाति के आधार पे, सब कुछ जाति के आधार पे चल रहा है। जबकि आजादी के बाद ये जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए था। आज यदि घर से बाहर निकलता है, कोई किसी से जाति नहीं पूछता है, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, कोई छुआछूत की भावना नहीं है। जब नहीं है तो हम सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी क्यों जाति चला रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत अच्छी आपने बातें यहाँ पर कही और ANB न्यूज का भी यही मानना है कि जातिवाद के पक्ष में हम भी नहीं हैं। लेकिन आपसे एक जानकारी जरूर यहां पर साझा करना चाहूंगा। आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि दलित या पिछड़ी जाति के कारण पढ़ना तो दूर, अपनी बात जो है वो समझने के आगे नहीं रख पाते। और अगर किसी को यह लगता है कि आरक्षण का गलत फायदा उठाया जाता है या संविधान की वजह से आरक्षण के अंतर्गत आने वाले समाज ने इसे जबरदस्ती पकड़ कर रखा है, तो यह सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के 31 जजों में आज भी दलित समाज से केवल एक जज है, ओबीसी के 2 हैं और एसटी का तो एक भी नहीं है। क्या कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक भी संपादक दलित समाज से नहीं है? अगर हम सिनेमा की बात कर लें तो सिनेमा में भी कोई बड़ा नाम याद नहीं आता जो इस समाज से हो। हालांकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हम भी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्वर्ण अपनी जाति पर गर्व करना छोड़ें तो दलित और पिछड़े वर्ग के साथ भी भेदभाव जो है वो खत्म होगा? देखिए, यही मैं बात बता रहा हूं कि हम हर एंगल जाति से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है वो योग्य होता है, वो जाता है। अब वो किस समाज से है, यदि हम ये भी गिनने लगे तो गलत है। नंबर 2, उनको भेजने वाले लोग कौन है? सरकार किसकी चल रही है? जो लोग गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वो उन लोगों को क्यों भेज रहे हैं? ये एक ऐसी चीज है, इसके पीछे जब तक आप जातिवाद को खत्म नहीं करोगे, जातिवाद को आप जो है दूर नहीं हटाओगे, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। और एक कारण इसके पीछे और है, सरकार ने जब पदोन्नति में आरक्षण दिया, जुडिशरी में भी आरक्षण हुआ, लोअर जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में नहीं है, लेकिन ये देखने में आया है कि वो लोग सामान्य पिछड़े के साथ
अच्छी नौकरी कर रहे थे, बढ़िया कॉम्बिनेशन चलता था, कभी आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होता नौकरी में। लेकिन 2002 में जब से पदोन्नति में आरक्षण नियम का संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद आज ये स्थिति हो गई है कि पूरी सरकारी मशीनरी जाति में बटी हुई है। यदि एक आप SC/ST के अधिकारी के पास जाओगे, उसे पता है ये ब्राह्मण पक्षकार है, दूसरा उसका पक्षकार है, वो कभी आपके साथ न्याय नहीं करता है। 99% मामलों में वो आपके साथ न्याय नहीं करता। जब वो ये करने लगा 2002 के बाद में, वो ऊपर पद पे आके, तो जो सामान्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें भी दुर्भावना आ गई। अब वो भी बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति हो गई है कि इस जातिवाद ने सरकारी मशीनरी को, नेताओं को, पार्टियों को, सिस्टम जातियों में बांट दिया है। यदि हम इसको हटा देते हैं, आरक्षण देना, मैंने कहा ना, आरक्षण जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं और पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, गरीब हैं, उनको मिलना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन, एक पैमाना तय होना चाहिए और जितने लोग लाभ ले चुके हैं, कम से कम उनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। निश्चित है कि ये बातें जो आप उठा रहे हो, ये स्थिति अगले 10 साल में खत्म हो जाएगी यदि ऐसा एक बार करते हैं। त्रिवेदी जी, आपने जिस तरह से कहा कि आरक्षण की बातों में एक बदले की भावना के तौर पर भी काम होता है, एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हाल ही में मैंने बाबा साहब अंबेडकर की वेटिंग फॉर अ वीजा किताब की कहानी पढ़ी थी, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जाति की वजह से उनकी डिग्रियों, उनके तजुर्बे, उनकी काबिलियत और शिक्षा सबको ताक पर रख दिया गया। क्या आपको उनकी काबिलियत पर भी शक है? देखिए, बाबा साहब योग्य थे, उनकी काबिलियत पे कोई संशय नहीं, उस समय भी नहीं था और न आज है। आप ये बताइए कि बाबा साहब विदेश तक गए, उन्होंने वकालत करी, उन्होंने राजनीति करी, संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति में पहुंचे वो। तो ये सब पहुंचने के लिए क्या उनके साथ अन्याय हुआ? यदि उनके साथ अन्याय होता तो वो वहां नहीं पहुंच पाते। योग्य लोग हैं, वो आज भी ऊपर पहुंच रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि वो पहुंचे। आज राष्ट्रपति जी हमारे हैं, योग्य है तो पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे। लेकिन आरक्षण का लाभ छोड़ दें, बिना आरक्षण की बैसाखी के पहुंचेंगे तो ये फायदा होगा कि जो दूसरे लोग जिनको मिलना चाहिए उनको लाभ मिलेगा। ये हमारा मुद्दा है। आपका ये कहना है कि जो योग्य है उसको ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है सरकार इसकी जिम्मेदारी आखिर कैसे निभाए कि समय समय पर सरकार की ओर से समीक्षा की जाए ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले और संपन्न या फिर सक्षम लोग जो हैं इस पर अधिकार जमाए ना बैठे रहें? इसके लिए सरकार को क्या कुछ रणनीति को अपनाना चाहिए? देखिए, इस संबंध में हमने ज्ञापन भी दिए हैं। हमारे पास क्लियर मुद्दे हैं कि आप जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उस परिवार को आरक्षण मत दीजिए, क्योंकि वो सक्षम हो गया, वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए। एक बार MP MLA बन गए, आप विधानसभा सदस्य रह लिए, सांसद रह लिए, अब आपको क्यों आरक्षण दिया? आपको लड़ाना है तो जनरल सीट दूसरी सीटों से लड़ाए, उसकी सीट पे कम से कम हम जो है दूसरे व्यक्ति को लड़ाए, तो दूसरा व्यक्ति आगे आएगा। यदि पदोन्नति में भी हम आरक्षण दे देंगे तो फिर बात खत्म ही हो गई। फिर तो जो लोग चाहे उस वर्ग के हो या और किसी वर्ग के हो, जो पदोन्नति में अपनी सीनियरिटी से आगे बढ़े। नौकरियों में आरक्षण का जहां तक प्रश्न है, यदि हम ये तय कर दें कि इतने इनकम टैक्स वाले सब हम बाहर करते हैं, सक्षम लोग हैं उनको बाहर करते हैं, बाकी लोगों को हम आरक्षण देंगे, तो जो गरीब लोगों की संख्या है फिर उसी में से वो आरक्षण मिलेगा हमको। और ऐसा आरक्षण केवल ये नहीं नौकरियों की आपने बातें कही, तय कर लिया कि मध्य प्रदेश में आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम नौकरियों की घटती संख्या और सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लैटरल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी को मिलाकर देखें तो क्या कहेंगे? वास्तव में आरक्षण जो है इस वक्त किस स्थिति में पहुंच रहा है? आपके विचार। देखिए, अभी हम मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करें, मेरे पास मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। आज की स्थिति में जितने पदोन्नत अधिकारी हैं उनमें 64% आरक्षित वर्ग के अधिकारी, 64%। जो सीधी भर्ती के अधिकारी हैं उसमें 46% मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के अधिकारी हैं उसी वर्ग। अब आप कह रहे हैं कि इनका संख्या में वो उतनी संख्या नहीं है, बिल्कुल गलत है। पर्याप्त संख्या में। अब यदि हम ये निर्णय लेते हैं कि इन सबको हम आगे आरक्षण नहीं देंगे
तो आप कल्पना करिए कि आरक्षित पदों पे कितने लोग दूसरे आएंगे जिनको लाभ नहीं मिला है। और ये लोग जो है जी इनके परिवार है वो सामान्य के साथ फाइट करें, सामान्य पिछड़े के साथ जो ओपन सीट है ओपन कैटेगरी में फाइट। लेकिन जो उसी एरिया के जैसे मध्य प्रदेश में डिंडोरी पिछड़ा एरिया है, अलीराजपुर है, वहाँ गांव में रहने वाले हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य के बच्चे हैं, गरीब हैं, उनको भी आप आगे लाइए। ऐसा नहीं कि आप एक जाति के आधार में एक समाज को लिया है, दूसरे को आपने हाथ छोड़ दिया तो तुम डूब जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाति की उस विचारधारा से ऊपर उठकर सभी गरीब और पिछड़े तबके के कमजोर लोगों को ऊपर लाने के लिए कैटेगरी तय करके लाना पड़ेगा। त्रिवेदी जी, आप एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना आसान था इस तरह से चुनाव लड़ना? एक तरह से कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि जो चुनाव है वो अच्छे से सही तरीके से संपन्न कराना है, लेकिन आप खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो कितनी इसमें भिन्नता मानते हैं? भिन्नता नहीं, बहुत भिन्नता है, और उस जमाने के चुनाव और आज के जमाने के चुनाव में बहुत फर्क पड़ गया है। मैं चूंकि आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपके इसी की बात कर देता हूं। आज जितने टीवी हैं, मैं 2-4 दिन से जब से आया कि चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करने वाला है, महीने 15 दिन से मैं देख रहा हूं कि जितने आपके चैनल हैं, जो प्रमुख चैनल हैं, वो लोकल न्यूज तो बताते ही नहीं, वो केवल बीजेपी और समाज पार्टी के अलावा किसी को बताती ही नहीं। अच्छा, कभी कभार कांग्रेस पार्टी को दिखा देते हैं। तो जो आज क्या बाहुबल का कब्जा हो गया, पैसे का कब्जा हो गया, सरकारी सत्ता का कब्जा हो गया संसाधनों पे, और यही चीजें मशीनरी भी दबाव में है, ट्रांसफर कर देंगे इधर से उधर, अच्छी पोस्टों से हटा देंगे अच्छे काम करने वाले को। तो इस कारण से आज की मशीनरी और 10 साल की पहले की मशीनरी में बहुत अंतर आ गया है। पहले चुनाव भी निष्पक्ष होते थे, पहले सोशल मीडिया भी निष्पक्ष था, पहले मीडिया भी निष्पक्ष था, लेकिन आज तो मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष नहीं। आप जैसे बिरले लोग होते हैं जो हम जैसे को बुला रहे हैं, बाकी सपास के नाम से ही लोग बिचकते हैं, वो हमारे सपोर्टर हैं। एएनबी न्यूज तो आपके साथ मुखातिब हो रहा है ना हीरालाल त्रिवेदी जी, एएनबी न्यूज तो आपसे मुखातिब हो रहा है ना। आपसे चलिए ये भी जानना चाहूंगा, देश में जाति और धर्म की समानता के आधार पर चुनाव लड़ना, इसे आप कहां तक सही मानते हैं, ये भी बता दीजिए। तमाम मीडिया की बातें तो कह दी आपने, अब आप इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, चुनाव में क्या होना चाहिए कि आप जितने मीडिया वाले कम से कम 50% स्थान अपना जनहित के कार्यक्रमों में पब्लिक को दें। 50% में से आप पॉलिटिकली वेटेज के हिसाब से सबको मौका देना चाहिए जब वो दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव की जहां तक हम बात करें, चुनाव में भी आजकल बिहार में हम बात करें, बिहार में हमारे लोग अभी कुछ मीटिंग्स के लिए, कुछ जुलूस के लिए कुछ जाते हैं, उनके आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं, और सत्ताधारी दल धड़ल्ले से रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब हम चुनाव आयोग से जब जाएंगे, फिर चुनाव आयोग हमसे पूछता है कौन सी मीटिंग बना करी, वो कागज दो, इतने में कितना टाइम निकल जाता है। तो ये पक्षपात तो सत्ताधारी दल अब जो भी है, लेकिन शेषन जी के बाद माहौल धीरे धीरे इतना बदलता जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है सत्ता पार्टी का एक कहना चाहिए भाग के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। और आज के जो अधिकारी हैं उनको भी उतना कमजोर बना दिया गया है कि कोई भी लोग जो है स्वायत्त रूप से, निष्पक्ष रूप से, समान रूप से सबको नहीं देख पाता। चलिए, ये आपकी अपनी राय है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के अंदर कैटेगरी बनाने का अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि आरक्षण का मकसद ही सभी की आंखों से आंसू दूर करना है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में, मैं तो ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जब सरकार पक्ष रखती है, सरकार दबाव बनाती है, तो बहुत सी बार टेक्निकल इश्यू को लेके उनके दबाव में आ जाता है, उसका बड़ा लंबा इफेक्ट गिरता है। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बड़ी अच्छी बातें कह देता है। एक बार उसने एक फैसले में कहा कि आपको पैमाना तय करना पड़ेगा कि आरक्षण देने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। क्रीमी लेयर भी बनाने का उन्होंने एक फैसले में कहा कि आप क्रीमी लेयर बनाइए। उन्होंने अभी राज्यों को जो कहा है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो लोग आपके जाति के आधार पर आरक्षण ले रहे हैं, वो जो सक्षम लोग हैं वही लिए जा रहे हैं। बहुत सारी
उनमें भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं, बहुत से समाज ऐसे हैं जिन तक अभी वो लाभ नहीं पहुंचा है। तो आप उसके अंतर्गत सब कैटेगरी करिए ताकि उन लोगों तक लाभ पहुंचे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये भी स्वागत योग्य है कि उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश किया है इसे। चलिए, हीरालाल त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज में समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, उन्होंने आरक्षण के मुद्दों को लेकर तमाम अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी कि किस तरह से जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।